एजुकेशिया सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीवन कौशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 500 क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग जीवन कौशल के हर एक पार्ट को कवर करेंगे। आपके जीवन कौशल में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। इसमें हर एक पार्ट है जीवन कौशल के, जितने भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला चैप्टर है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अब यहाँ से कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तित्व तथा कक्षा में समायोजन की योग्यता। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है। तो वो हो सकता है अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो ये है जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है। तो ये करता है प्रभावशाली ढंग से। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं। तो प्रमुख उद्देश्य हैं इसके 5। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये है व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है। तो यह है व्यावसायिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण क्या है। तो नैतिकता का स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हों। अगला प्रश्न ये छोड़ देते हैं, ये लंबा आंसर है इसका, तो ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो इसे छोड़ देते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नियोक्ता और कर्मचारी में संबंध तथा रोजगार अनुबंधन की श्रृंखला आते हैं। तो ये आते हैं नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण में। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति में महत्वपूर्ण तत्व है। तो बौद्धिक ज्ञान संपदा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है। यह किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है व्यावसायिक आचरण नीति। अगला प्रश्न है, समाज की नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो व्यावसायिक आचरण नीति। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख कितने सिद्धांत हैं। तो इसके प्रमुख 7 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। तो पहला है सच्चरित्रता, दूसरा है वस्तुपरकता, तीसरा है गोपनीयता, चौथा है सक्षमता, पांचवा है उत्तरदायित्व, छठवां है ईमानदारी, सातवां है नेतृत्व। तो ये प्रमुख सिद्धांत हैं व्यावसायिक आचरण नीति के, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किस आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये हैं व्यावसायिक आचरण के। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध है तो नैतिकता से। अगला प्रश्न है, किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हैं। तो वो है व्यावसायिक आचरण या नीली किताब में, व्यावसायिक आचरण संहिता या नीली किताब में। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं कॉपीराइट। अगला प्रश्न है, लेखन, कार्य, व्याख्या, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उसे बौद्धिक अधिकार दिलाता है एवं स्वतः उसे प्राप्त होता है। तो ये है कॉपीराइट। तो ये है कॉपीराइट। देखते हैं अगला प्रश्न, व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका कहलाती है। तो ये कहलाती है ब्लू पुस्तिका। ये कहलाती है ब्लू पुस्तिका। व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका ब्लू पुस्तिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्त कितनी है। तो आवश्यक शर्त हैं जो
वो है 7। अगला प्रश्न है व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें हैं। तो सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोग की सुरक्षा एवं कल्याण, कानून का पालन एवं विश्वसनीयता, ये व्यवसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें हैं। अगला प्रश्न है जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। तो वो कार्रवाई की जाती है दंडात्मक। ये छोड़ देते हैं, इसका आंसर लंबा है, ये नहीं आएगा आपके पेपर में, तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पेटेंट। अगला प्रश्न है एक विशेष चिन्ह जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार कितने हैं। तो इसके प्रमुख आधार हैं 5। अगला प्रश्न है शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार हैं। तो सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव रहित, शिक्षण, अभिरुचि। अगला प्रश्न है प्रबंधन के स्तर होते हैं। तो प्रबंधन के जो स्तर होते हैं वो 3 होते हैं। 3 स्तर कौन से हैं। तो पहला है उच्च स्तरीय, दूसरा है मध्य स्तरीय और तीसरा है पर्यवेक्षणीय तथा प्रचालन स्तर। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है। तो एनसीईआरटी द्वारा ये गलत दिया है। एनसीईआरटी द्वारा कुल मानवीय मूल्य जो बताया गया है वो 83 बताया गया है, यहाँ पे गलत दिया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी द्वारा 83 मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है। तो यह है धर्म, वंश, लिंग, जाति के जन्म स्थान के आधार पर यह विभेद का निषेध करता है, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है दंड मुक्त बचपन क्या है। तो 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने से है। इसे छोड़ देते हैं, ये लंबा आंसर है इसका, ये नहीं आएगा आपके पेपर में। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। तो ये है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये है सूझ के सिद्धांत से संबंधित, सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। संवेदी स्मृति होती है तो ये होती है 4 सेकंड की। अगला प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा से विकास होता है। तो संबंधों का। अगला प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को जोड़ता है तो वो समाज से जोड़ता है। अगला प्रश्न है थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है। तो ये संबंधित है जो वो अभिवृत्ति के। अगला प्रश्न है गांधी जी ने शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया था। तो वो दिया था व्यावसायिक शिक्षा पे। अगला प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है गांधी जी का। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है। तो ये कहा गया है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है अब यहाँ से आपके पहला चैप्टर समाप्त हो गया और यहाँ से अब आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि है प्रेरणा, जो कि आपके जीवन कौशल के सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अंतर्गत आता है प्रेरणा। तो अब हम लोग प्रेरणा देखेंगे। तो प्रेरणा में पहला क्वेश्चन दिया है मोटिवेशन इस भाषा का शब्द है। तो ये है आपके लैटिन भाषा का शब्द। मोटिवेशन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अभी प्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। अभी प्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। किसी कार्य को करने का बोध है तो ये है अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, यह किसका कथन है। तो ये कथन है आपके स्किनर का। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये हैं फ्रायड। अगला प्रश्न है शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये हैं मार्गन। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन है। अगला प्रश्न है योग्यता प्लस अभिप्रेरणा बराबर निष्पत्ति, यह किसका कथन है। तो ये कथन है आपके वुडवर्थ का। योग्यता प्लस अभिप्रेरणा बराबर निष्पत्ति। अगला प्रश्न है
प्रेरणा के प्रकार हैं, तो प्रेरणा के जो प्रकार हैं वो हैं 2 प्रकार। पहला है आपका सकारात्मक प्रेरणा, दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी बताई है मैकडूगल ने, तो ये बताई है 14। अगला प्रश्न है मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है, यह किसने कहा है, तो ये कहा है मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं, तो फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहला है आपका एरोस, जिसे कि जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं, और दूसरा है आपका थैनाटोस, जिसे कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग बाह्य प्रेरणा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य करता है, तो बाह्य दबाव के कारण। अगला प्रश्न है सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो सुख और संतोष। सकारात्मक प्रेरणा में बालक को जब सुख और संतोष मिलेगा तो वो अपनी इच्छा से कार्य करेगा। अगला प्रश्न है सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग आंतरिक प्रेरणा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो अभिप्रेरक को 2 वर्गों में बांटा गया है। अभिप्रेरक को कौन से 2 वर्ग हैं, तो ये हैं आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य है, यानी आंतरिक अभिप्रेरक कौन से हैं, तो यह है आपका भूख, प्यास, आत्मरक्षा, भूख, प्यास, नींद, ये सभी आंतरिक अभिप्रेरक हैं। अगला प्रश्न है जैविक अभिप्रेरक को कहते हैं, तो इसे हम लोग आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। जैविक अभिप्रेरक को आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है जन्मजात अभिप्रेरक हैं, तो जन्मजात अभिप्रेरक है भूख, प्यास, निद्रा। सॉरी, मैंने ऊपर आपको गलत बताया। आंतरिक अभिप्रेरक में भूख, प्यास, आत्मरक्षा आएगा, जबकि निद्रा नहीं आएगा। नहीं आएगा, निद्रा आएगा इसमें। मैंने सोचा ये वो बाह्य अभिप्रेरक है। तो जन्मजात अभिप्रेरक हैं, तो भूख, प्यास, निद्रा आदि ये सभी आपके जन्मजात अभिप्रेरक हैं। अगला प्रश्न है बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य है, तो ये है मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक से। अगला प्रश्न है बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर इत्यादि। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं, तो अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में होती हैं, तो ये होती हैं एक समान। कुछ मूल प्रवृत्तियों के नाम आपको बताना है, तो ये है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, कामुकता, भूख इत्यादि, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। जनन ग्रंथियों का संबंध होता है, तो यौन प्रेरणा से। अगला प्रश्न है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रेरणा की प्रक्रिया है, तो यह है प्रेरणा। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो मार्गांतरीकरण की विधि द्वारा। मार्गांतरीकरण की विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं, तो 2, मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन। अगला प्रश्न है जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्रमशः किस व्यवहार की तरफ प्रवृत्त करती है, तो ये करती है संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। विध्वंसात्मक, थोड़ा नाम टेढ़ा है तो इसे आप लोग देखिए अच्छे से। विध्वंसात्मक। अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं CL हल। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं, तो ये अंतर्नोद सिद्धांत
के अनुसार। अगला प्रश्न है मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है तो वो करता है अंतर्नोद। अगला प्रश्न है प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वुल्फ तथा कॉफमैन। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है तो वो करता है प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है तो वो प्रोत्साहन माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार। प्रोत्साहन सिद्धांत कौन से हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक। अगला प्रश्न है मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहन प्रेरित करता है तो धनात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन कौन से हैं तो वो हैं भोजन, भूख, पानी, प्यास इत्यादि। अगला प्रश्न है मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है तो ऋणात्मक प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है मार्गन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो शरीर क्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा उत्पन्न नहीं होती बल्कि उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये शरीर क्रिया सिद्धांत में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो यह है अब्राहम मैस्लो। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो अब्राहम मैस्लो और इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं मांग के सिद्धांत में। पहली आवश्यकता इन्होंने बताई शारीरिक या जैविक आवश्यकता, दूसरा बताया इन्होंने सुरक्षा आवश्यकता, तीसरा बताया इन्होंने प्यार की आवश्यकता और चौथा बताया सम्मान की और पांचवा आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो अक्सर ये भी पूछ लेता है एग्जाम में तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है तो ये मांग के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है किस मनोविज्ञानी के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता दूसरे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता है। ये कहा है आपके अब्राहम मैस्लो ने। अगला प्रश्न है मैस्लो के मांग सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है तो ये होता है 5 क्रम में जो अभी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन से हैं तो यह है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद चालक, तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है प्रेरक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता जन्म देती है तो ये जन्म देती है अंतर्नोद। अगला प्रश्न है मैस्लो ने अभिप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया तो ये 2 भागों में। मैस्लो के अनुसार 2 अभिप्रेरणा कौन से हैं तो ये हैं जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा, ये मैस्लो के अनुसार है। अगला प्रश्न है थॉमसन द्वारा अभिप्रेरणा को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो थॉमसन द्वारा अभिप्रेरणा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वाभाविक अभिप्रेरणा और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं तो गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरण कौन से हैं तो ये हैं जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये 3 प्रकार के गैरेट ने अभिप्रेरणा बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रूप से अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है तो सामान्य रूप से 6 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है जन्मजात प्रेरक है तो भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं और इसे ही आंतरिक प्रेरक भी कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं तो ये आते हैं अर्जित प्रेरक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं तो क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। अगला प्रश्न है स्वाभाविक प्रेरक हैं तो खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा ये सभी स्वाभाविक प्रेरक हैं। कृत्रिम प्रेरक कौन से हैं तो दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग ये सभी कृत्रिम प्रेरक हैं। अगला प्रश्न है गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन से हैं तो आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा आदि ये सभी सामाजिक प्रेरक हैं। अगला प्रश्न है प्राणी में किसी की कमी की पूर्ति का घोतक है तो यह है आवश्यकता।
किसी की कमी की पूर्ति का घोतक है आवश्यकता। अगला प्रश्न है आवश्यकता को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 2 वर्गों में। आवश्यकता के 2 वर्ग कौन है? तो यह है शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकता, दूसरा है मनोसामाजिक आवश्यकता। अगला प्रश्न है आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है या तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतर्नोद। अगला प्रश्न है उद्दीपन को और क्या कहते हैं? तो उद्दीपन को और हम लोग प्रोत्साहन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है वातावरण से प्राप्त होने वाली वस्तु जो प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर अंतर्नोद को शांत करती के क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है प्रेरक के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन और आवश्यकता, ये सभी प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियां कितनी हैं? तो 10। अगला प्रश्न है कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? तो पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध, वातावरण ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आवश्यकता। अगला प्रश्न है कौशल सीखने की पहली अवस्था है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। अगला प्रश्न है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? तो दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल ये कहलाती है अनुकरण। अगला प्रश्न है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो यह है प्रेरणा। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? तो यंत्र माना है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा स्वार्थ सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। यहाँ पे अनुक्रिया उद्दीपक होना चाहिए, ये उल्टा दे दिया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए। स्किनर के उद्दीपक अनुक्रिया नहीं होगा, जबकि अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत का संबंध है, तो ये है अभिप्रेरणा से। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं? तो ये कहा है मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या कहा है? तो अभिप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो कार्य को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है? तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है साइमोन ने प्ररोधों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये बांटा है 5 वर्गों में। अगला प्रश्न है उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान, केंद्रिता, सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण में शामिल है? तो ये शामिल है साइमन के। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है? तो यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध है? तो ये संबंध है धनात्मक। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है? तो आंतरिक उत्तेजना। अगला प्रश्न है प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है? तो किसी कार्य को करने का बोध। किसी कार्य को करने का बोध, ये प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रेरणा अधिगम का है? तो यह है सहायक अंग। प्रेरणा जो है अधिगम का सहायक अंग है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो वो है आवश्यकता। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो ये सदैव सफलता। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होंगे वो सदैव सफल ही होंगे, तो वो भी असफल हो सकते हैं, तो ये इसलिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में 5वां स्तर है? तो 5वां स्तर है आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अगला प्रश्न है शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कौन सा स्तर है? तो यह है प्रथम स्तर। जो शारीरिक आवश्यकता है या जैविक आवश्यकता या मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में ये जो प्रथम स्तर आता है उसके अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन किया है? तो ये क्या है? आपके डार्विन और लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन है? तो यह कथन है रोस का। अगला प्रश्न है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो तार्किकता का अभाव 7 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है? तो 1.7 इंच लंबा होता है। जो प्रतिभावान बालक होता है वो सामान्य बालकों से 1.7 इंच लंबा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि बालक के हड्डियों के विकास में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था सन 2000 और 2001 में। अगला प्रश्न है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है? तो ये होता है 3 से 11 वर्ष। 3 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए होता है सीएटी परीक्षण। और सीएटी परीक्षण किसने दिया? तो लियोपोल्ड बेलक ने सीएटी परीक्षण दिया। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये कहा है आपके स्टेनले हॉल ने, किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है? तो ये होता है विद्यार्थी केंद्रित। अगला प्रश्न है, सौम्य एक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसका कथन है? तो ये कहा है आपके वुडवर्थ ने। सौम्य एक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कहा है वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, प्रेरणा व्याख्या करती है? तो ये करती है व्यवहार क्यों घटित होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल मनोविज्ञान के नाम से पहले बाल विकास को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस विधि में विद्यार्थी को अपनी योग्यता में विश्वास रखना होता है कि वह अपनी समस्या को स्वयं समाधान करेगा? तो ये मार्गदर्शन की मनोचिकित्सा विधि में। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को परामर्श देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो घनिष्ठता स्थापित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण की कितनी विधि होती है? तो 3 विधि। पर्यवेक्षण की कौन सी विधियाँ होती हैं? 3। तो पहला होता है विद्यालय का दौरा, दूसरा होता है औचक दौरा, तीसरा होता है वार्षिक दौरा। अगला प्रश्न है, अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है तथा उनके अधिगम का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आधारिक अध्यापन मॉडल के कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है, आधारिक अध्यापन मॉडल के कौन से घटक हैं? तो इसे छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषज्ञ अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है? तो ये चुनौती है अनुकल्प पाठ्य क्रियात्मक क्रियाकलाप का अध्ययन। अगला प्रश्न है, बालक की समस्याओं के समाधान के लिए उसे वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं तो परामर्श। अगला प्रश्न है, परामर्श किसे कहते हैं? तो पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श कहलाता है। इसे छोड़ देते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग बस वही देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, छात्र अपनी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है तब शिक्षक छात्र की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाता है? तो उचित मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं? तो विश्वास के द्वारा। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया कब तक सफल नहीं होगी? तो जब तक शिक्षक छात्र एक दूसरे पर विश्वास न करें।
अगला प्रश्न है छात्रों की योग्यताओं, रुचियों एवं रुझानों आदि का अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है? तो ये शिक्षक की भूमिका है। अगला प्रश्न है परामर्शदाता की विशेषताएं कितनी हैं? तो 10। तो ये छोड़ देते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये लंबा इसका आंसर है तो ये नहीं पूछेगा, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उसे देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व से प्रभावित करना तथा अनुकरणीय होना किस मनोविज्ञानी के अनुसार नेतृत्व है? तो यह है रोबर के अनुसार। अगला प्रश्न है सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार से होनी चाहिए? तो 7 प्रकार से। अगला प्रश्न है नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की कितने प्रकार से भूमिका हो सकती है? तो 5 प्रकार से। बालकों में उचित आदतों का विकास करना शिक्षक की कौन सी भूमिका दर्शाता है? तो नेतृत्वकर्ता भूमिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में बालकों में क्या भरना चाहिए? तो अदम्य साहस। ये थोड़ा जीवन कौशल का जो टॉपिक है ये थोड़ा आपके सोच पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग खुद को अपने टीचर के जगह पे रख के अपने आप को देखिए, तब उसका आंसर निकलेगा। आप लोग खुद सोच के भी आंसर दे सकते हैं। तो जीवन कौशल एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ लेंगे तो उसमें आपको उसका तरीका पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षक को स्वयं कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक को स्वयं आत्मप्रेरित होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षक को आदर्श व्यवहार द्वारा क्या प्रस्तुत करना चाहिए? तो अधिगम के मानक। अगला प्रश्न है अध्यापक समाज का होता है तो नेता। अगला प्रश्न है एक सफल शिक्षक में अपने छात्रों को समझने तथा उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप स्थापित करने की योग्यता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण किस रूप में होना चाहिए? तो अनुश्रवणकर्ता के रूप में होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षक अपने संसाधनों को किस रूप में साझा करता है? तो संसाधन प्रदाता के रूप में। अगला प्रश्न है आप ये वन लाइनर में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन उतना टफ है नहीं। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जाए और उसमें से सेलेक्ट करने को कहा जाए तो उसमें आपको उतना टफ नहीं लगेगा। बाकी आपको वन लाइनर में थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो हम लोग ऑप्शनल वाला भी क्वेश्चन देखेंगे जीवन कौशल के अंतर्गत। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हम लोग जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सुपर टेट में जितने भी टॉपिक दिए हैं हर एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से, और ऑप्शनल क्वेश्चन भी देखेंगे जीवन कौशल का हो गया या शिक्षण कौशल का या बाल विकास का। अभी ये बस वन लाइनर चल रहा है, इसके बाद आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो उसमें आप लोगों को उतना टफ नहीं लगेगा कि हाँ थोड़ा ये जीवन कौशल आपको इजी लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझसे भी हो सकता है। तो आप लोग बस ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, आपके लिए वीडियोज आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे लोगों के व्यवहार को जो प्रभावित करता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग नेतृत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं, तो वो करते हैं अध्यापक। अगला प्रश्न है छात्र की उन्नति में अध्यापक छात्र का मापना है, तो बुद्धिलब्धि। अगला प्रश्न है अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, तो बच्चे के व्यक्तित्व को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो सामाजिक व्यवहार की। अगला प्रश्न है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना छात्रों में किस आदत का विकास करेगा, तो स्वयं अध्ययन का। अगला प्रश्न है बच्चों को कितनी वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो 4 से 5 वर्ष की आयु में जो है बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों में पढ़ने की रुचि कौन जगाता है, तो बाल साहित्य। अगला प्रश्न है छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो जो धर्मानुराग है
इसका विकास सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्राइमरी स्तर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए तो मातृभाषा में। अगला प्रश्न है बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है तो भाव प्रदर्शन। अगला प्रश्न है उत्तरदायित्व की भावना सबसे मुख्य गुण है तो छात्रों के चरित्र की। अगला प्रश्न है छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए छात्रों की रुचि बढ़ानी चाहिए तो बाल साहित्य में। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन संभव है तो शिक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न है वार्तालाप एक उपाय है तो भाषा सीखने का। अगला प्रश्न है बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है तो घर से। बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं तो माता पिता। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में वाक्य को सबसे पहले पढ़ाया जाता है या शिक्षण सूत्र आधारित है तो ये गेस्टाल्ट के प्रयोग पर आधारित है कि भाषा शिक्षण में वाक्य को सबसे पहले पढ़ाया जाता है। ये गेस्टाल्ट के प्रयोग जो कि पूर्ण से अंश की तरफ होता है तो ये गेस्टाल्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न है शिक्षक बन सकता है तो एक अच्छा मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है शिक्षक वह पथ प्रदर्शक है जो बालक का मार्ग प्रशस्त करता है तो ज्ञान प्राप्ति का। अगला प्रश्न है बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका करता है तो अनुकरण करता है। बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका अनुकरण करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही डेफिनेशन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं या जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो हम लोग प्रमुख कथन भी देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में जो कि आपके आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर वही एग्ज़ाम में पूछता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को एक अच्छे वक्ता के साथ होना चाहिए एक अच्छा तो श्रोता। अच्छे वक्ता के साथ एक अच्छा श्रोता होना चाहिए शिक्षक को। अगला प्रश्न है समाज में अध्यापक का स्थान रखा गया है तो ईश्वर से भी ऊंचा। अगला प्रश्न है शिक्षक समाज का होता है तो आधारशिला होता है। जो शिक्षक होता है वो समाज का आधारशिला होता है। अगला प्रश्न है किसी राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है तो वो करता है किसी राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है तो वो शिक्षा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति त्रुटिपूर्ण होगी तो प्रतिभाएं दब जाएंगी। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को कहा गया है तो एक शिक्षक को कहा गया है राष्ट्र निर्माता। अगला प्रश्न है शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों में विकास करता है तो मूल्यों का। अगला प्रश्न है दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है तो मातृभाषा से दूरी अनुभव करता है। दूसरी भाषा सीखते समय बालक मातृभाषा से दूरी अनुभव करता है। अगला प्रश्न है अक्षरों व शब्दों के साहचर्य से सीखा जाता है तो नया भाषा। अगला प्रश्न है अगर कोई छात्र विज्ञान में कमज़ोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर है उस छात्र से बात करके पता करेंगे कि उस छात्र को विज्ञान में क्या परेशानी है और उसे दूर करेंगे। तो ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जीवन कौशल में। अपने आप को एक शिक्षक के तौर पर रख के देखिएगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ आए एवं सटीक हो तथा लंबा ना हो। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंसने लगते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए तो छात्रों को बताएंगे कि गलत उत्तर पर हंसना नहीं चाहिए, गलती सबसे हो सकती है। अगला प्रश्न है कक्षा में कुछ छात्र यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए तो कमज़ोर बालकों को स्कूल समय के बाद अलग से पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है छात्र शिक्षक संबंध बढ़ता है तो कक्षा के छात्रों का नाम जानने से एवं नाम पुकारने से। अगला प्रश्न है शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए तो कक्षा में अनुशासन रहता है।
अगला प्रश्न है बच्चों को जिम्मेदारी सौंपकर बच्चों में किस प्रकार की भावना पैदा की जा सकती है? तो स्व-अनुशासन की। अगला प्रश्न है शिक्षक श्यामपट्ट को कब साफ करता है? जब पाठ समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न है कक्षा में रटने की आदत छात्रों को क्या हानि होती है? रटने की आदत से तो मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा अभिभावक को बच्चों की मासिक रिपोर्ट भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे शिक्षक अभिभावक संबंध बना रहता है। अगला प्रश्न है शिक्षक को होना चाहिए, तो शिक्षक को होना चाहिए चरित्रवान। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? चरित्रवान। अगला प्रश्न यदि शिक्षक को कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो शिक्षक को शिक्षण की नई विधियां सीखनी चाहिए। अगला प्रश्न है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। इसका मतलब है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ज्ञात से अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, तो ये मानी जाती है अधिगम की। अगला प्रश्न है अध्यापक छात्रों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो मित्रवत। अगला प्रश्न है सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करे। अगला प्रश्न है शिक्षक पढ़ाने हेतु पहले बनाता है, तो सबसे पहले बनाता है जो शिक्षक वो बनाता है योजना। अगला प्रश्न है छात्रों को विद्यालय का माना जाता है, तो छात्रों को विद्यालय का आधार स्तंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद किसकी मुख्य शिक्षण विधि है? तो ये मुख्य शिक्षण विधि है आदर्शवाद की। अगला प्रश्न है शिक्षक जब पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चलता है तब वह छात्रों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है एमिल शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? तो जो एमिल पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी रूसो ने। अगला प्रश्न है जॉन डेवी की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये लिखा है जॉन डेवी ने। अगला प्रश्न है डेवी ने सीखने का आधार किसे माना है? तो डेवी ने सीखने का आधार क्रियाओं को माना है। एडम्स ने शिक्षा को क्या कहा? तो द्विध्रुवीय। और जॉन डेवी ने शिक्षा को तीन ध्रुवीय कहा है, त्रिध्रुवीय कहा है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय कहा है। अगला प्रश्न है उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना किसका गुण है? तो ये गुण है अच्छे अध्यापक का। अगला प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो इसका विशेष महत्व है तो खेल का। अगला प्रश्न है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है दृश्य साधन के अंतर्गत, दृश्य साधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो शिक्षण कुशलता से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, इसमें प्रशिक्षित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उसे लगातार प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो उपाय है वो है शिक्षा को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये सर्वाधिक रोचक उपाय है। सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है शिक्षक को माना जाता है, तो शिक्षक को एक अच्छा शिल्पकार माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद शिक्षक को किस रूप में स्वीकार करता है? तो ये करता है सलाहकार एवं पथ प्रदर्शक के रूप में। अगला प्रश्न है मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कौन स्वीकार करता है? तो आदर्शवाद। अगला प्रश्न है एक अच्छा शिक्षक छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों को बचाता है, तो वो बचाता है त्रुटि करने से। अगला प्रश्न है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो वो फ्रोवेल ने। अगला प्रश्न है एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? तो स्वयं उनसे मिलने जाएंगे।
अगला प्रश्न है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मान्यता है। तो ये मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। तो ये दिया जाता है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो ये करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे प्रेरित करेंगे। अब आपका यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है आपका संवैधानिक और मानवीय मूल्य। 3 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया जीवन कौशल का, और यहाँ पे आपका चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है संवैधानिक और मानवीय मूल्य। तो अब इसका हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन है। तो ये कथन है अर्बन का, और ये आपके प्रीवियस ईयर जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है ये क्वेश्चन उसमें आया भी था, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन है। तो यह कथन है अर्बन का, इम्पोर्टेंट कथन है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है? तो एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में जो मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया वो है सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। अगला प्रश्न है बालकों में मूल्यों का विकास किस क्रियाओं द्वारा होता है? तो ये होता है पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रियाओं द्वारा बालकों में मूल्यों का विकास। अगला प्रश्न है कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की समूची जानकारी किस स्तर पर आवश्यक है? तो ये है विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक है। अगला प्रश्न है मूल्य क्या है? तो इसका आंसर है मूल्य वे मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मनुष्यों ने मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये क्या है पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? तो सत्य, धर्म और स्वाध्याय। गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? तो सत्य, धर्म और स्वाध्याय। अगला प्रश्न है किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध की तीव्रता बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है। या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको देख ही लीजिए। तो ये कहा है आपके ब्रूबेकर महोदय का, किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध की तीव्रता बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है, ये कहा है ब्रूबेकर महोदय का। अगला प्रश्न है उपयोगिता, सौदेश्यता, उपयुक्तता तत्व निहित है। तो ये निहित है शैक्षिक मूल्य में। अगला प्रश्न है अर्थ और काम का मूल्य माना जाता है। तो चार्वाक दर्शन जो है वो अर्थ और काम का मूल्य माना जाता है, चार्वाक दर्शन। अगला प्रश्न है इच्छाओं का जन्म कब होता है? तो मानव शरीर के साथ इच्छाओं का जन्म होता है। अगला प्रश्न है इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? तो वो संसाधन जुटाता है। अगला प्रश्न है कौन दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता? तो जो चार्वाक दर्शन है वो दर्शन, साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता, जो चार्वाक दर्शन है वो नहीं मानता। अगला प्रश्न है मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मूल्य शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के वेलेयर्स से हुई है। अगला प्रश्न है लैटिन शब्द वेलेयर का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता। अगला प्रश्न है ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि क्या है? तो यह है अंतरीकरण तथा समाजीकरण। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद श्रृंखला में समानता का अधिकार रूपी लोकतांत्रिक मूल्य आते हैं? समानता का अधिकार रूपी लोकतांत्रिक मूल्य जो आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 12 से 18 के अंतर्गत।
ये क्योंकि इसे समानता का अधिकार हम लोग कहते हैं। अनुच्छेद 12 से जो 18 आर्टिकल हैं इन्हें समानता का अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्यों से क्या आशय है? तो संवैधानिक मूल्यों से आशय है संविधान में नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को संगठित करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की किस पुस्तक में मानवीयता को दर्ज किया गया है? तो जो पुस्तक है वो है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास करना। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या है? तो मूल्यों की संख्या जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो है 5। अगला प्रश्न है, मूल्यों की संख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन से हैं? तो वह है वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता और तर्कयुक्तता। इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये इतना लंबा नहीं आएगा आपके ऑप्शनल पेपर में। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्य नैतिकता के आधार हैं क्योंकि इन्हीं मूल्यों के आदर्श आधार पर व्यक्तित्व का होता है, तो वो होता है समाजीकरण। अगला प्रश्न है, स्पेंगर के आधार पर आधारभूत मूल्यों की संख्या है? तो वो है 6 स्पेंगर के अनुसार। अगला पुस्तक है आपका, बताना है आपको नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? तो यह है प्रोफेसर जिरमन की, नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट, यह है प्रोफेसर जिरमन की पुस्तक। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका समाज शिक्षा संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्यशील रहता है? तो सदस्यों में ज्ञान, कौशल और आदर्श। अगला प्रश्न है, वैश्विक मूल्य की संख्या है? तो वैश्विक मूल्य की जो संख्या है वो है 4। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्य के उद्देश्य हैं? तो ये हैं 2। ये नहीं आएगा, इसे छोड़ देते हैं हम लोग, इतना लंबा आपके ऑप्शनल पेपर में नहीं आएगा। तो जो 1 लाइनर है हम लोग बस उसे देखेंगे, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 जो हैं आपके, ये स्वतंत्रता से जुड़े अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्य समानता से अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है जहाँ समाज में सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं करना। अनुच्छेद 15 है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं करना। अगला प्रश्न है, साध्य को सदैव सुख मानने वाला दर्शन है? तो यह है चार्वाक दर्शन। अगला प्रश्न है, मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण में आध्यात्मिक मूल्य है? तो वह है मोक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य है? तो लौकिक मूल्य है धर्म, अर्थ और काम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है? तो वो प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्य हैं? तो ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, मन, वचन आदि ये सभी मानवीय मूल्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य हैं? तो यह है प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, विचार, अभिव्यक्ति, ये सभी प्रस्तावना में वर्णित मूल्य हैं। इसे छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका होती है? तो शिक्षा की भूमिका होती है वो प्रत्यक्ष होती है। अगला प्रश्न है, बालकों में मूल्यों का विकास सर्वप्रथम होता है? तो वो होता है माता पिता से। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास में पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो होना चाहिए जिसमें सत्य, अहिंसा, कर्तव्य, परायणता आदि का समावेश हो। अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए? तो मूल्यपरक पाठ्यक्रम, वर्तमान पाठ्यक्रम में मूल्यपरक पाठ्यक्रम सम्मिलित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? तो यह है इससे मानव में रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है।
मूल्य के विकास के जो शिक्षा की भूमिका है, इसमें मानव में रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है। अगला प्रश्न है, सरकार ने मानवीय मूल्य के विकास के लिए कौन सी नीति अपनाई है? तो ये अपनाई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानवीय मूल्यों के विकास के लिए अपनाई गई नीति है। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई तो 1986 में। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्य का थैला की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान को नैतिक मूल्य की थैला की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, बालकों में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व हैं? तो 4। इसे छोड़ देते हैं, ये नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न है, मूल्य ह्रास में समाज पर प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक। अगला प्रश्न है, बालक संस्कारी होते हैं? तो ये होते हैं मूल्य वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, बालक में नैतिक मूल्य उत्पन्न करता है? तो वो करता है अनुशासन। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता बालक में दिखाती है? तो मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न है, समाज में हिंसा एवं वैमनस्यता दिखाता है? तो मूल्य ह्रास। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब जीवन कौशल के हम लोग अपने 5वें चैप्टर को देखेंगे, जो है दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। आपके इस एक वीडियो में जीवन कौशल के हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो ये 5वां चैप्टर है, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार वंचित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यह किसका कथन है? पुरस्कार वंचित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। तो ये कथन है आपके हरलाख का। अगला प्रश्न है, बालक के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार है? तो प्रशंसा तथा योग्यता। ये छोड़ देते हैं, ये नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न है, सीखने में पुरस्कार का योगदान है? तो यह है प्रबल प्रेरक के रूप में। सीखने में जो पुरस्कार का योगदान है वो है प्रबल प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है, पुरस्कार का लाभ है? तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना। अगला प्रश्न है, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बात है? तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने योग्य आवश्यक बात है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार है? तो ये है बाह्य साधन। अगला प्रश्न है, पुरस्कार सहायक होती है? तो पुनर्बलन में। अगला प्रश्न है, पुरस्कार का अभिप्रेरणा में स्थान है? तो व्यवहार को अग्रसर करने के लिए। अगला प्रश्न है, बालक के व्यवहार को पुनर्बलन मिलता है? तो पुरस्कार से। नवीन व्यवहार अर्जन करने के लिए प्रेरक है? तो पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत होने पर व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। यह किसका है कथन? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत है, इस पे आधारित ये कथन है कि पुरस्कृत होने पर व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार देना चाहिए? तो पुरस्कार देना चाहिए पदक एवं प्रमाण पत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान बारंबारता बढ़ जाती है? तो पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को कार्य करने की अभिप्रेरणा देता है? तो पुरस्कार। अगला प्रश्न है, रुचि एवं उत्साह में वृद्धि होती है? तो पुरस्कार द्वारा रुचि एवं उत्साह में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि या निष्पत्ति बढ़ती है? तो पुरस्कार देने से। थर्नडाइक के कितने नियम हैं? तो थर्नडाइक के मुख्य 3 नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। 3 मुख्य नियम कौन से हैं? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम है। थर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। तो ये तीनों नियम दिया है। देखिए, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों थर्नडाइक का है, जो मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में तैयारी का नियम संबंधित है? तो ये संबंधित है पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, पुरस्कार देने से प्रबल होता है? तो अभ्यास का नियम। किस पर आधारित है? तो अभ्यास के नियम पे। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम सीखने में सहायक है? तो पुरस्कार के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार है तो प्रेरणा प्रदान करने का साधन। अगला प्रश्न है, पुरस्कार से बढ़ाया जा सकता है? तो बालक में कार्य करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, शक्तिपुंज चालक या प्रणेता के रूप में व्यक्ति के व्यवहार को पुनर्बलित करता है? तो पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अच्छे कार्य को पुनरावृत्ति होती है? तो पुरस्कार देकर।
अगला प्रश्न है पुरस्कार साधन है तो व्यवहार परिमार्जन का। अगला प्रश्न है पुरस्कार का साधन है तो प्रशंसा, पदक और उपाधि जो है पुरस्कार के साधन है। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन प्रभावी होता है तो ये होता है पुरस्कार द्वारा। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं तो ये हैं स्किनर। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है तो क्रम से सीखना। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन में पुरस्कार मिलता है तो उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन में पुरस्कार से वृद्धि होती है तो छात्र के कार्य करने की क्षमता का। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन है तो यह है सीखने की सरल विधि। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन से पुनरावृत्ति होती है तो अभ्यास की। अगला प्रश्न है पुरस्कार घोतक है तो शिक्षक एवं छात्र के मध्य सामंजस्य का। अगला प्रश्न है पुरस्कार देना चाहिए तो अर्जित योग्यता के लिए। अगला प्रश्न है पुरस्कार नहीं देना चाहिए तो साधारण एवं जन्मजात कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है विद्यालय में पुरस्कार देने का उद्देश्य है तो अनुशासन की स्थापना। अगला प्रश्न है बालक की सार्वजनिक प्रशंसा है तो यह है पुरस्कार। अगला प्रश्न है पुरस्कार देते समय तो पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। पुरस्कार देते समय पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। अगला प्रश्न है दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य के साथ सुखद भावना को संबंधित करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह कथन है तो यह कथन है थॉमसन का कि दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य के साथ सुखद भावना को संबंधित करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है दंड के उद्देश्य हैं तो दंड के जो उद्देश्य हैं वो हैं प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक और परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य, ये दंड के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है सुधारात्मक उद्देश्य क्या है तो सुधारात्मक उद्देश्य है अवांछनीय कार्य में सुधार लाना। अगला प्रश्न है प्रतिरोधात्मक उद्देश्य क्या है तो अवांछनीय कार्य को रोकना। अगला प्रश्न है परिणाम का बोध कराने का संबंध है तो दंड से। अगला प्रश्न है प्रतिशोधात्मक उद्देश्य किसका है तो दंड का। अगला प्रश्न है सीखने में दंड का स्थान है तो त्रुटियों में सुधार करना। अगला प्रश्न है बुरी आदतों से बचाव होता है तो दंड के माध्यम से। अगला प्रश्न है दंड माध्यम है तो सीखने के प्रति जागरूक बनाना। जो दंड माध्यम है वो सीखने के प्रति जागरूक बनाना। दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य है तो सुधारात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है दंड देना चाहिए तो अपराध के अनुरूप। अगला प्रश्न है दंड के समय अध्यापक को रहना चाहिए तो गंभीर मुद्रा में। अगला प्रश्न है दंड को नहीं देना चाहिए तो कठोर एवं दमनात्मक दंड नहीं देना चाहिए। अगला इतना इम्पोर्टेंट कथन नहीं है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। वन लाइनर हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दंड देने से विकसित होता है तो वो होता है प्रतिशोध की भावना। अगला प्रश्न है दंड का बालक पर प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव पड़ता है व्यवहार पर विपरीत प्रभाव। अगला प्रश्न है दंड देने से बिगड़ता है तो संवेगात्मक संतुलन जो होता है वो बिगड़ता है। अगला प्रश्न है दंड देने से बालक त्याग करता है तो अवांछनीय कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड देने से बालक प्रेरित होता है तो अवांछनीय व्यवहार का त्याग करने के लिए। अगला प्रश्न है दंड मुक्त हो बचपन लोगो है तो ये लोगो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का, दंड मुक्त हो बचपन। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ तो वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न है दंड मुक्त शिक्षा का उद्देश्य है तो बालक पाठशाला त्यागी न हो। अगला प्रश्न है दंड प्रबलक है तो नकारात्मक। अगला प्रश्न है क्रोध की स्थिति में दंड देने से बालक पाठशाला से पलायन कर जाते हैं। अगला प्रश्न है बालक पाठशाला त्यागी हो जाते हैं तो दमनात्मक दंड देने से। अगला प्रश्न है दंड देने से प्रभाव होता है तो अध्यापक के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है परिणाम अस्थायी होता है तो कठोर दंड देने से। अगला प्रश्न है बालक के दंड ग्रहण करने से बालक का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है दंड आवश्यक है तो बालक के प्रगति में। अगला प्रश्न है अपराध को रोका जा सकता है तो दंड के माध्यम से। अगला प्रश्न है किशोर अपचार अपराध की उम्र है तो ये है 7 से 17 वर्ष। किशोर अपराध की उम्र है 7 से 17 वर्ष।
अगला प्रश्न है 7 से 17 वर्ष तक किशोर अपराध करने की संभावना अधिक रहती है। किशोरों में अपराध करने की संभावना अधिक रहती है 7 से 17 वर्ष में। अगला प्रश्न है दंड से, तो दंड से बालक अप्रिय अनुभूति को जोड़ता है। अगला प्रश्न है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो दंड। अगला प्रश्न है पुरस्कार एवं दंड में समानता है, तो दोनों का एक उद्देश्य होना। अगला प्रश्न है दंड है, तो दंड है एक बाह्य प्रेरक। अगला प्रश्न है अपराध के कारक हैं, तो संवेदनात्मक असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध रोकने का उपाय, तो यह है किशोर गृह में रखना। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत परिवार के कारक हैं, तो अपराध बढ़ाने में। अगला प्रश्न है बालक पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो माता पिता का। अगला प्रश्न है माता पिता का चरित्र होना चाहिए, तो वो होना चाहिए उत्तम एवं आदर्श। अगला प्रश्न है बालक अनुकरण करता है, तो माता पिता का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल मंडलों की संख्या है 18 और जिलों की कितनी संख्या है, तो वो है 75 और नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 17। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रशासन के कार्य को बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है प्रशासकीय कार्य और नीति निर्धारण संबंधी कार्य। अगला प्रश्न है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है, तो ये दायित्व है प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम रखना। अगला प्रश्न है विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, तो विद्यालय का नेता और समाज का नेता। प्रधानाध्यापक के कार्य हैं, तो नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना। अगला प्रश्न है प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल हैं, तो शिक्षण कार्य का परीक्षण, कार्यालय का निरीक्षण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है प्रधानाध्यापक के गुण हैं, तो ये गुण हैं नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशल। अगला प्रश्न है प्रधानाध्यापक में गुण होना चाहिए, तो व्यक्तिक गुण, व्यवसायिक गुण और प्रशासकीय गुण। अगला प्रश्न है अध्यापक राष्ट्र और भाग्य निर्णायक होता है, यह कथन है इम्पोर्टेंट कथन नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल है, तो ये शामिल है व्यवसायिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक निष्ठा। अगला प्रश्न है शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है छात्रों के वर्गीकरण का आधार है, तो मानसिक आयु, रुचि, कालानुसार आयु, ये छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं। अगला प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है, तो 2। अगला प्रश्न है स्कूल योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं आती हैं, तो ये आती हैं ई व एच आकार की, आई व टी आकार की और यू, वाई और एल आकार की। अगला प्रश्न है बंद योजनाओं में आकार की योजनाएं आती हैं, तो ये आती हैं ठोस आयताकार और शून्य आयताकार। अगला प्रश्न है विद्यालय की स्थिति स्थान पर होना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए, तो ऐसे स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि न तो अधिक शुष्क हो और न ही अधिक नम। अगला प्रश्न है ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है, तो डेस्क के नीचे घुसी हुई है। अगला प्रश्न है कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए, तो 3/8 इंच। अगला प्रश्न है कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है, तो क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में और अर्धगोलाकार ढंग से। अगला प्रश्न है म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजेज से मानी जाती है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनान की देवियाँ। अगला प्रश्न है संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष और सूचना कक्ष। अगला प्रश्न है तकनीक एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है, तो वर्कशॉप या कार्यशाला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये मानी जाती है लाइब्रेरिस से, लैटिन शब्द लाइब्रेरिस से। अगला प्रश्न है ये छोड़ देते हैं, ये इतना लंबा ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है पुस्तकालयाध्यक्ष के गुण होना चाहिए, पुस्तकालयाध्यक्ष के गुण होना चाहिए, तो चातुर्य, मिलनसार व उत्साह। ये इतना इम्पोर्टेंट
देख लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रूसो का कथन है। तो ये कथन है, खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठों से 100 गुना अधिक उपयोगी होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। अगला प्रश्न है, छात्रालय अध्यक्ष में गुण होना चाहिए। तो कुशल संगठनकर्ता, न्यायप्रियता, नेतृत्व करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, छात्रालय में निम्न रजिस्टर होना चाहिए। तो वो होना चाहिए संपत्ति रजिस्टर, कैश बुक व प्रवेश रजिस्टर। अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है तो संदर्भ के लिए, निर्देशन के लिए व आयोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सर्विस बुक है तो ये कर्मचारी या अधिकारी का सेवा अभिलेख। अगला प्रश्न है, विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा रखा जाता है तो विद्यालय कैलेंडर में। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर अभिलेख प्रकार है तो ये एक वित्तीय अभिलेख का प्रकार है। अगला प्रश्न है, पत्र प्राप्ति रजिस्टर है तो ये है प्रशासनिक अभिलेख का। अगला प्रश्न है, बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है तो ये रखा जाता है सचिव अभिलेख में। अगला प्रश्न है, कार्यालय को विद्यालय की नाड़ी संस्थान कहा है तो ये कहा है आपके रायभर ने। अगला प्रश्न है, ये छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है तो लैटिन शब्द क्यूरेयर से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। यह कथन है तो ये कथन है वाल्टर सी का। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग छोड़ सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में तो विषय को आधार बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छात्र प्रधान पाठ्यक्रम में छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है। छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को रखने का सुझाव दिया। ये दिया था राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977। कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को रखने का राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977। अगला प्रश्न है, समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए तो ये रखना चाहिए विषयों के क्रम का, छात्रों की थकावट का और समय चक्रों के क्रम का। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में विद्यालय तो 7 बजे से शुरू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, समय तालिका के निर्माण में, इसे छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित हैं तो ये आधारित हैं नियोजन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया निम्न की पूर्ति में सहायक हैं तो व्यक्तिक, सामाजिक, किशोरावस्था की आवश्यकताओं में। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक हैं तो नैतिक गुणों के विकास, अनुशासन स्थापित करने व विशेष रुचियों के विकास में। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं तो यह है वाद विवाद, कविता, प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन की पाठ्य सहगामी क्रिया का प्रकार है तो शैक्षिक और साहित्यिक। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया है तो सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता थे तो सर रॉबर्ट बेडेन पावेल, ये थे स्काउटिंग के जन्मदाता। अगला प्रश्न है, भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया तो 1911 में। अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट कथन नहीं है, इसे स्किप करते हैं हम लोग, ये भी स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन की प्रविधियां हैं तो ये प्रविधियां हैं साक्षात्कार, प्रश्नावली, अभिलेख, निरीक्षण एवं परीक्षा। ये नहीं पूछेगा, इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों के भेद हैं तो ये भेद हैं प्रत्यास्मरण, अभिस्वीकारात्मक पद या प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की तो ये स्मरण शक्ति की जांच की जाती है।
अगला प्रश्न है बहुविकलात्मक प्रश्नों में छात्रों को तो सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना होता है। ये छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न है निरीक्षण के संबंध में कथन सत्य है, तो ये त्रुटि निकालने की प्रक्रिया है। ये चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। तो जब 4 ऑप्शन रहेगा उसमें ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण होता है तो ये होता है उपचारात्मक, नियमित व लोकतंत्रीय। छोड़ देते हैं, ये वन लाइनर नहीं है। यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो पर्यवेक्षण या परिनिरीक्षण का कार्य क्षेत्र है, तो ये कार्य क्षेत्र है सामान्य प्रशासन, शैक्षिक कार्य, पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। ये भी नहीं आएगा, इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये हुई है डिसिप्लिना से। अगला प्रश्न है डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लिना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है अनुशासन, व्यवस्था, नियम। अगला प्रश्न है एक कोटेशन है जिन कार्यों को करने में परिणाम या निष्कर्ष निकलते हैं उन कार्यों को सामाजिक एवं सहयोगी ढंग से करने पर अपने ही ढंग एवं रूप का अनुशासन उत्पन्न होता है। यह कथन है, तो यह कथन है जॉन डीवी का, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्सर जो इम्पोर्टेंट कथन होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन स्थापन के सकारात्मक साधनों में आते हैं, तो ये भी वन लाइनर नहीं है, इसे स्किप करते हैं, इसे भी छोड़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन अवधारणा का जन्म लिया, तो ये दमनात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न है अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं, तो जॉन डीवी, रूसो व पेस्टोलॉजी अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी विचारक अनुशासन के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, तो ये करते हैं दमनात्मक। अगला प्रश्न है आदर्शवादी विचारक अनुशासन अवधारणा के समर्थक हैं, तो प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है प्रतिकारात्मक सिद्धांत पर आधारित है, तो ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है, तो इसका सामाजिक कारक है आर्थिक विषमता। अगला प्रश्न है सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करना। अगला प्रश्न है विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया था, तो ये दिया था शिक्षा आयोग 1964-66 ने, जो कि कोठारी आयोग भी हम लोग कहते हैं। ये दिया था विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव। इसे छोड़ देते हैं, इसे देखते हैं हम लोग। संस्थागत योजना हो सकती है, तो दीर्घकालिक व अल्पकालिक। अगला प्रश्न है संस्थागत योजना होना चाहिए, संस्थागत नियोजन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आवश्यकता आधारित, उद्देश्योन्मुख और नमनीय। अगला प्रश्न है अमेरिका में बोस्टन वोकेशन ब्यूरो की स्थापना हुई, तो 1908 में। ये वन लाइनर नहीं है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्देशन है, तो निर्देशन है व्यक्तिक सहायता। अगला प्रश्न है सुसंगठित रूप में निर्देशन का संबंध है, तो ये संबंध है संगठित या कठिन क्षणों से। अगला प्रश्न है बेरोजगारी की समस्या ने निर्देशन की मांग उत्पन्न की, तो व्यावसायिक। अगला प्रश्न है शैक्षिक निर्देशन, ये भी वन लाइनर नहीं है, इसे स्किप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारित्रिक निर्देशन संबंधित है, तो ये संबंधित है नैतिक भावों के विकास से। अगला प्रश्न है निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है, तो यह है व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर से। अगला प्रश्न है बालक को मंत्रणा दी जा सकती है, तो व्यक्तिगत व सामूहिक। अगला प्रश्न है निर्देशन कार्यक्रम के
संगठन का प्रथम पद है तो उत्तरदायित्व विभाजन। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह बृहद समाज के अंदर एक छोटा समाज होगा। यह कथन है, तो ये कथन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि 1952 में आए थे, जिसे मुदालियर आयोग भी हम लोग कहते हैं। इसका क्या कथन है, तो विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह बृहद समाज के अंदर एक छोटा समाज होगा। यह कहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला कथन है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। यह कथन है तो जॉन डीवी का। अगला प्रश्न है, विद्यालय, ये भी एक कोटेशन ही है, क्या है, विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। यह कथन है तो जॉन डीवी का। ये इंपॉर्टेंट कथन नहीं है, इसे स्किप करते हैं। ये भी वन लाइनर नहीं है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ से ये सब लंबे लंबे आंसर वाले हैं, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। जो वन लाइनर होगा वहाँ से हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द हेल्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्वास्थ्य की दशा। अगला प्रश्न है, ये कोटेशन है कि स्वास्थ्य रोग या अंग विहीनता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण दशा है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। ये भी वन लाइनर नहीं है, इसे स्किप करते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 500 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।